हेलो गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अरेनियस इक्वेशन क्या होता है और उसके हमने एक एक टर्म देखे थे। उसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ देखे थे एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, डेल्टा एच ये पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नेचर पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट से तो डेल्टा एच निगेटिव होता है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी हम देखते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो, एक कंटेनर है समझ लो अपने पास, उसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है समझ लो। ठीक है, हम यही एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। H2 + I2 गिव राइज टू 2HI। ठीक है, और कुछ I2 के मॉलिक्यूल भी इसमें होंगे। ठीक है, क्या होता है, ये लोग मूव करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, ये सब मूव करते रहेंगे एक दूसरे में। अब ये जब मूव करते हैं, ठीक है, तो ये कोलाइड होते हैं एक दूसरे से, और कोलाइड होने के बाद ही वो कन्वर्ट हो सकते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो उनको मूव होने के लिए पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी चाहिए होंगी। ठीक है, जब तक उसके पास एनर्जी नहीं है तब तक वो मूव नहीं करते। ठीक है, तो अगर उनको हम काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करें इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या कोई एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करें, तो जब आप उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो मूव करना चालू होंगे, वाइब्रेट करेंगे और मूव करेंगे इधर उधर। और जब ऐसे वो मूव करेंगे कंटेनर में तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। ठीक है, कोलिजन होगा उसके बीच में। ठीक है, और जब वो कोलाइड होंगे एक दूसरे के साथ तो फिर जाके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने बताया कि इनका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं दो ग्राफ निकालता हूँ। यहाँ पे मैं एनर्जी यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, नंबर से अच्छा फ्रैक्शन लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। और यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो, ये जो एक एक मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी कितनी होगी। एक मॉलिक्यूल के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम Ne वर्सेस Nt इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, Ne मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी E। ठीक है, और Nt मतलब नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल है उनके। तो एक एक मॉलिक्यूल के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो Ne वर्सेस Nt हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा आपको पहले। ठीक है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये जो पीक दिख रहा है आपको, ये जो पीक जो दिखा रहा है मतलब इस एनर्जी पे सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस एनर्जी में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, ये वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं जिस भी टेम्परेचर पे अगर ये प्लॉट किया है उससे 10 डिग्री ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है, जो भी टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री ज़्यादा लेता हूँ, तो क्या होगा, उसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे उसका ग्राफ आएगा। अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है देखो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल कम हो गए हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे अगर ऐसे रखूँ तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है,
ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या हुआ है देखो, इस रीजन में जो मॉलिक्यूल थे उनके नंबर कम हो गए हैं, ठीक है, और इस रीजन में जो मॉलिक्यूल थे उसके नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ से इसको शेड कर रहा हूँ, पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे, समझ लो ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे, ठीक है, पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी थी, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते थे, और ये जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। तो इनके एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसा था देखो, ठीक है, ऐसा था। तो जो ये क्राइटेरिया पार कर पाएंगे, जो इस एनर्जी तक आ पाएंगे, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इतना ही पोर्शन था पार्टिकल का जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी था, ठीक है। इधर एनर्जी बढ़ रहा है, इधर एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी कम है। तो क्या हुआ देखो, अभी हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये जो पार्टिकल है जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी कम थी उनका अमाउंट कम हो गया, और यहाँ पे अमाउंट बढ़ा जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये देखो लगभग डबल हो गया है, ठीक है, लगभग डबल। पहले इतने ही पार्टिकल्स थे, अभी इतने पार्टिकल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी डबल पार्टिकल हो गए हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये डबल हो गए हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, इसलिए अभी वो जो पार्टिकल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ लो पहले यहाँ पे कुछ 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो अभी वो 200 मॉलिक्यूल हो गए हैं। तो देखो पहले 100 मॉलिक्यूल थे तो उतना ही प्रोडक्ट बनता, अभी 200 मॉलिक्यूल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। इसका मतलब जब आप 10 डिग्री सेल्सियस से उसको बढ़ा दिए हो तो उसका प्रोडक्ट जो है वो डबल हो जाएगा। इसलिए हमने बोला था कि जब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो उसका रेट जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं अरेनियस इक्वेशन के प्लॉट हम कैसे प्लॉट करेंगे। देखो अरेनियस इक्वेशन क्या है, अरेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। देखो यहाँ पे ई ए है, मतलब ये जो टर्म है इतनी, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर दैन, ठीक है। मैं उसको कैसे बोलूँगा, इक्वल टू और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो हमारे कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल थे, या फिर हमने जो ग्राफ बनाया था ऐसे, तो ये जो मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी, वो फ्रैक्शन को ये टर्म इंडिकेट करता है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉग लगा देता हूँ, नेचुरल लॉग यहाँ पे लगा देता हूँ। तो क्या होगा देखो, ln ऑफ k, और ये a इंटू बी हो गया है, तो उसको क्या लिखेंगे आप, ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि ये तो हमारा फार्मूला है। दोनों तरफ जब ln लगा लोगे तो वो ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई ए अपॉन आर टी होगा, ठीक है। अब ln a इंटू बी यानी क्या होता है, ln a प्लस ln b, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, ln k इज इक्वल टू ln a। अब एक बात याद रखो, लॉग उसका पावर अगर ये सेम होता है तो वो 1 होता है, ठीक है। क्या होगा देखो, और एक हमको फार्मूला पता है, log ऑफ x टू द पावर n अगर है तो n आगे आ जाता है और वो log x हम उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस दो प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे लेके आ सकते हैं, ई ए अपॉन आर टी ए आगे आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी ए आगे आ जाएगा, और यहाँ पे ln e रहेगा। सो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस माइनस होगा उसका, ठीक है, ये अपॉन आर टी।
ln e मतलब क्या होता है, ln मतलब क्या होता है, ln इज इक्वल टू log e होता है, ln मतलब log e ही है। तो देखो log टू दी बेस e, ln मतलब log टू दी बेस e और यहाँ पे e है, तो ये तो सेम हो गया ना। अगर log का बेस और उसका पावर सेम है तो उसको हम 1 लिखते हैं, तो इसको भी हम 1 लिखेंगे, तो इंटू ये 1 हो जाएगा। ln e 1 होता है, ये याद रखो, ठीक है। e 1 नहीं होता है, e इज नॉट इक्वल टू 1, e की वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन ln e 1 होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। तो देखो अभी क्या होगा, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा, मैंने आपको बढ़ाया है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब इस टाइप के ग्राफ होते हैं तो कैसे होते हैं, वो लीनियर ग्राफ होते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख के आइए, ठीक है। सेकेंड वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का वही है, मैंने एक्सपोनेंशियल और लीनियर दोनों ग्राफ वहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को कैसे प्लॉट करेंगे, इसको y एक्सिस पे लेना है, ln k को y एक्सिस पे लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में उसको निकालना है। ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी रिएक्शन के लिए, वो चेंज नहीं होता है। आर भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, 1/t के रिस्पेक्ट में उसको प्लॉट करेंगे, 1/t के उसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। ये हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, स्लोप। और स्लोप कैसा है, निगेटिव है, तो मतलब वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा और वो रहेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी के सेम, सॉरी आर, ओनली आर, ठीक है। टी तो हमने प्लॉट किया है, ठीक है, ये रहेगा। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है वाई एक्सिस पे, वो क्या रहेगा आपका ln a रहेगा, ठीक है। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है वो ln a रहेगा। तो ये होता है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है अरेनियस इक्वेशन का, और ये इक्वेशन है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अभी हमने ये ग्राफ निकाला है, कैसे निकाला है, k इज इक्वल टू a इंटू ई ए अपॉन आर टी ई टू द पावर, उसको हमने ln लेके हमने उसको किया था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसका हमने ग्राफ निकाला था। इसका भी ग्राफ हम निकाल सकते हैं। ये इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो ई टर्म है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, और माइनस है मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये भी आप याद रखो, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये होगा, इसका ग्राफ ये होगा। तो ये दो ग्राफ है अरेनियस इक्वेशन के, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है। इससे पहले ये इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। उसको आपको लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ln इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग होता है, तो उसको आप पुट आउट कर दोगे यहाँ पे, 2.303 लॉग के हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए हो जाएगा ये, माइनस ई ए अपॉन आर टी होगा ये, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, 2.303 को निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2.303 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसको भी करूँगा और इसको भी करूँगा, सबको डिवाइड किया तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए 2.303 आर टी, ये आपका इक्वेशन रहेगा। इसको भी आपको याद रखना है, इसको याद रखना है, न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखो, इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है।
अब हम देखते हैं कि अगर एक टेम्परेचर पे आपको उसका रेट कांस्टेंट दिया है और दूसरे टेम्परेचर दिया है लेकिन उस पे आपको रेट कांस्टेंट निकालना है तो क्या करोगे उसके लिए। तो उसके लिए एक इक्वेशन होता है, देखो कैसे होगा। अभी हमने एक इक्वेशन देखा, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ये इक्वेशन देखा। तो समझो जब टेम्परेचर T1 था, ठीक है, जब टेम्परेचर T1 था तो log K1 था, ठीक है, A तो कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर T2 था तब ये K2 था। इक्वेशन 1 देता हूँ इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। इक्वेशन 1 माइनस 2, ठीक है, एक में से 2 माइनस करना है, क्या होगा, log K1 माइनस log K2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, log A माइनस EA 2.303 RT माइनस क्या करना है, इसको माइनस करना है, log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो log A माइनस B, log A माइनस log B क्या होता है, log A बाई B होता है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, log A, ठीक है, माइनस EA अपॉन 2.303 RT माइनस log A और ये माइनस माइनस प्लस EA 2.303 RT2, ठीक है, RT1 है और वो RT2 है, प्लस माइनस log A कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, log K1 बाई K2 इज इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, देखो मैं T2 को पहले लिख लेता हूँ, ये टर्म पहले लिख लेता हूँ, 2.303 RT2 और ये टर्म लिखता हूँ अभी T1। अभी मुझे EA बाय 2.303 R, ये कॉन्स्टेंट दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या होगा, देखो कॉमन लेने के बाद log K1 बाई K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, अंदर क्या बचा, 1 बाई T2 माइनस 1 बाई T1, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। K1 क्या है, K1 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 क्या है, K2 इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, ठीक है। EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, R इज द गैस कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये कब काम में आएगा, जब आपको 2 टेम्परेचर दिया है और एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया है लेकिन दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आपको नहीं पता, वो आपको निकालना है, तब आपको इस फार्मूले का आपका यूज आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रख लीजिए। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 मेन इक्वेशन आपको याद रखना है। एक ये इक्वेशन है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और सबसे पहले जो देखा था हमने k इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये तीसरा। ये 3 इक्वेशन जो हैं अरेनियस इक्वेशन के इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये कब लेना है, जब कोई एक टेम्परेचर दिया है और एक रेट कांस्टेंट पूछा है। जब आपको 2 टेम्परेचर दिए हैं, एक पता है एक नहीं पता है, तब आप ये लोगे, और ये सिंपल अरेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट क्या होती है और कोलिजन थ्योरी। उसके बाद इस चैप्टर का थ्योरी जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल।